Welcome, my dear students, to the third session on compound interest. And if you've not watched the earlier sessions, तो पहले उन सेशंस को चेकआउट कर लो, फिर इस सेशन पे वापस आना। और अगर देख चुके हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगर देखा है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज press the bell icon. You can also join the Telegram channel Methodological. Let us take first question of the session. Be attentive. These are very important sessions. So an amount of rupees 250 yields a compound interest of rupees 52.50 in a year, compounded semi-annually. Compounding हमारा semi-annual हो रहा है, यानी कि 6 months पे हो रहा है. Find the compound interest on rupees 5,000 with the same rate of interest in 4 years when the compounding is annual. तो पहला वाला information हमें क्यों दिया है? First information is given so that we can identify, we can find out what is the rate percent. What is the rate percent per annum? तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, वहां से हमें रेट परसेंट मिल जाएगा 6 मंथ्स का, और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अपना रेट परसेंट एनुअल, एंड देन विल कैलकुलेट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन. ओके, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है 250 रुपीज हमारा यील्ड कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 52.50. ओके, तो वन थिंग इज कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन, हमें अल्टीमेटली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और इतना यील्ड हमें मिल रहा है 1 ईयर में, यानी कि 2 टाइम पीरियड्स में, बिकॉज 6 मंथ्स में हमारा कंपाउंडिंग हो रही है, तो 2 टाइम पीरियड्स में दिस इज द यील्ड, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. रेशियो निकाल लेते हैं प्रिंसिपल का और टोटल अमाउंट का, एक काम ये कर सकते हैं. तो प्रिंसिपल हमारा है 250 एंड टोटल अमाउंट इज 52.50. ऐड कर दोगे प्रिंसिपल में, टोटल अमाउंट आ जाएगा 302.50 आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ्स. ओके, तो लेट अस एज्यूम कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा यहाँ पे है एम स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 6 मंथ्स में एम है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा इन 1 ईयर. ओके, रेशियो लेते हैं इसका, तो डेसिमल हटेगा, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे. अब सबसे पहले तो 50 से उसको उड़ा दो, 50 से उड़ा दो इसको, 50 से जाएगा ये 500 टाइम्स, और ये जाएगा 650 टाइम्स. ओके, 650 टाइम्स आ रहा है, एक सेकंड 605 टाइम्स आ रहा है, अभी गलती कर रहे थे, ठीक है, 605 टाइम्स आ रहा है. फिर 5 से जाएगा, दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 121. सो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स. दिस इज 10 का स्क्वायर एंड दिस इज 11 का स्क्वायर. ओके, 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर. तो रेशियो हमारा आ गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 का होल स्क्वायर. तो एम इज इक्वल टू 11/10 आ गया. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 11/10, यानी कि इंक्रीमेंट आ रहा है 1 का इन 10. तो रेट परसेंट है 10% पर 6 मंथ्स, 10% पर 6 मंथ्स. इज दैट क्लियर? तो अगर 6 मंथ्स में 10% हो रहा है, तो एक ईयर में कितना होगा? जस्ट द डबल होगा, जस्ट द डबल होगा. तो कैपिटल आर, और रेट परसेंट पर एनम विल बी 20% पर एनम. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है. अच्छा, एक और छोटी सी चीज जो इस क्वेश्चन को आसान बना सकती थी, वो स्टार्ट में मैंने नहीं बताया, बट अभी उसको भी समझ लेते हैं. देखो, जब भी कभी ऐसी वैल्यूज हमें गिवन हो जिनको हम 1000, 110 ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, तो वहां पे हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम उस वैल्यू में कन्वर्ट कर दें. आई रिपीट, जहां पे कि हम प्रिंसिपल को 100, 1000, 10 इस टाइप का, 10,000 इस टाइप की वैल्यू बना सकते हैं, तो वहां डेफिनेटली हमें उस वैल्यू में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑलरेडी हमें जो वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल इज 250 रुपीज. ठीक है, प्रिंसिपल 250 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर हमारा प्रिंसिपल 4 टाइम्स हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो 4 टाइम्स ही होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनल टू पी होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देखो, हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द होल पावर n, और इसमें से अगर तुम प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके से मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में पी कॉमन नहीं आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है. तो डेफिनेटली हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू पी. तो अगर हम प्रिंसिपल को अपने मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से या डिवाइड कर दें किसी नंबर से, सो वी कैन आल्सो डू द सेम थिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. और ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही तुम ये काम यहाँ पे करोगे, 250 को 1000 में कन्वर्ट करोगे, 250 का 1000 यानी 4 टाइम्स, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 1000, और 52.50 का 4 टाइम्स क्या होगा? 210. तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 210. रेशियो क्या आ रहा है? 0 से 0 गया, यानी कि 100 रुपीज पे तुमको 21 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है. स्ट्रेट अवे हमें देखना शुरू हो गया कि दिस इज 21%, दिस इज 21%. देख वैसे भी सकते थे, अगर
समझ पाओगे कि 250 का 20% होगा 51% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 21% मिल रहा है, पर शायद यहाँ पे देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बट अगर 1000 में जा रहा है तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, और कोई फर्क नहीं, हमें 8% मिल गया, अपना 21% मिला है एक ईयर के लिए, जबकि कंपाउंडिंग हमारा क्या है, सेमी एनुअल है, हाफ ईयरली है, तो ये चीज ध्यान देनी है कि वहां से हमें निकालना पड़ेगा 8%, ठीक है, कन्वर्ट करके 21 मिलेगा उसके बाद भी। ठीक है, क्लियर है? या फिर यही सेम काम कर लोगे कि अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा हमें यहाँ से कि 100 है, 21 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 121 हमारा हो गया है टोटल अमाउंट, तो 100 से हुआ 121, 121 बाई 100 दैट इज 11/10 का होल स्क्वायर। बाकी कहानी पता है तुमको। ठीक है, तो यहां से हमारा 8% आ गया, 20% पर एनम फॉर द ईयर। देन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फिर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 years कंपाउंडेड एनुअली। तो 4 years में कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडिंग अगर एनुअल है। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा इस न्यू सिनारियो में फॉर 1 year, दैट विल बी 20%, यानी कि 1/5, तो 5 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी कि 6/5 विल बी और कंपाउंडिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और प्रिंसिपल हमारा है 5000, तो अमाउंट हो जाएगा 5000 इंटू 4 years में पूछ रहा है, तो k to the power 4 which is 5000 into 6 to the power 4 which is 36 का स्क्वायर 1296 डिवाइड बाई 5 to the power 4 which is 25 का स्क्वायर 625। 625 का डबल होता है 1250, 8 टाइम्स होगा 5000, तो 8 इंटू 1296 द वैल्यू विल बी 8 6 48, 8 आया 4 72 76 7 कैरी हो गया 16 और 7 8 टू 10,368 रुपीज, दैट विल बी अवर आंसर इन दिस केस, दैट विल बी द टोटल अमाउंट का वैल्यू। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा 10,368 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच सम ऑफ मनी पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 20% है, और 20% से हमारा अमाउंट कितने साल के बाद में डबल हो जाएगा, कितने टाइम के बाद में अमाउंट विल बी डबल्ड। ठीक है, तो अगर 1 रुपी हमने इन्वेस्ट किया है कितने टाइम के बाद में, दैट विल बी एटलीस्ट 2 रुपीज, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे हमें निकालने हैं। ठीक है, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, दैट विल बी 1/5 6/5, 1 + 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा, 5 से हमारा 6 हो जाएगा। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? तो लेट अस से अगर n ईयर्स में ये काम हो रहा है, n ईयर्स में हमारा अमाउंट इज गेटिंग डबल्ड, तो अगर प्रिंसिपल p है और n ईयर्स के बाद में द अमाउंट विल बिकम 6/5 to the power n into p, isn't it so? ठीक है, एंड इफ दैट इज मोर देन डबल्ड, तो दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन 2p। अब p से p तो वैसे ही कट जाने वाला है, बेसिकली यहां पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि k to the power n शुड बी ग्रेटर देन 2, और मोर देन डबल पूछ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 2 होगा, इक्वल टू 2 से ज्यादा चाहिए हमको, k to the power n शुड बी ग्रेटर देन 2। ओके, अब n की कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखनी पड़ेंगी, स्ट्रेट अवे तो नहीं मिलेगा। अगर हम n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू 4 आ रहा है, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं, क्योंकि मिनिमम आंसर चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए। लार्जेस्ट से शुरू करोगे तो 7 के लिए सेटिस्फाई करेगा, पक्की बात है, बट 7 का आंसर होना जरूरी नहीं है, हो सकता है 7 ईयर्स में भी डबल हो रहा हो, डबल से ज्यादा हो रहा होगा, और 6 में भी हो सकता है डबल से ज्यादा हो रहा हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हमें मिनिमम नंबर चाहिए, तो कभी भी लार्जेस्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, हमेशा लोएस्ट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, लोएस्ट से स्टार्ट करोगे, जहां पे मैक्सिमम चाहिए हो वहां पे हमेशा लार्जेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो n इक्वल टू 4 से स्टार्ट किया, तो 6/5 to the power 4, ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा पावर 4 ही तो था। ठीक है, 1296, 6 to the power 4 कितना है 36 का स्क्वायर 1296, और 5 to the power 4 है 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। तो दिस इन इटसेल्फ इज ग्रेटर देन 2, ये अपने आप में ही ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा स्ट्रेट अवे, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि 20% से 4 ईयर्स में ही हमारा अमाउंट विल बी मोर देन डबल्ड, बिकॉज ये वैल्यू ही हमारी ग्रेटर देन 2 आ गई, तो आगे कुछ करने की जरूरत क्या है? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years minimum will the sum of money invested at 16 and 2/3% per annum compound interest will be more than 2 times of itself? सिमिलर क्वेश्चन है, रेट परसेंट बस डिफरेंट है, तो इस बार रेट परसेंट हमारा है 16 एंड 2/3%। अपने एंड पे भी पॉज करके सॉल्व करो पहले, के बाद में देखो 16 एंड 2/3% कितना होगा, दैट इज 1/6, यानी कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 7/6। और अब ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है, k to the power n हमारा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, क्योंकि वही मल्टीप्लाई होगा हमारे प्रिंसिपल में और अमाउंट बनाएगा। तो 7/6 to the power n, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2। अब अगर हम लेते हैं n इज इक्वल टू 4,
तो अमाउंट हो जाएगा 7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 4। 7 स्क्वायर इज 49 और 7 टू द पावर 4 क्या होगा, 49 का स्क्वायर क्या होगा, 49 इंटू 49 इज 2401, 2401। सो दिस विल बी 2401। इज इट क्लियर? ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2401 और 6 टू द पावर 4 क्या होगा, ऑलरेडी देख चुके हैं 1296 होगा। तो डिवाइड बाई 1296, दिस इज लेस देन 2, लेस देन 2 आ रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा है 1296 बट न्यूमरेटर हमारा 2400 प्लस 192, 2592 से छोटा आ रहा है। दिस इज लेस देन 2592, तो क्लियरली लेस देन 2 होगा हमारा जो वैल्यू है। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब n इज इक्वल टू 5 के लिए देखते हैं। चांसेस आर, क्योंकि ये बहुत क्लोज है 2 के, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू नहीं है, तो पॉसिबल है कि n इज इक्वल टू 5 पे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि ग्रेटर देन 2 हो जाए। बट चेक कर लेते हैं फिर भी। n इज इक्वल टू 5 पे दिस विल बी 2401 इंटू 7, 7 टू द पावर 5 होगा, दैट विल बी 2401 इंटू 7 and that divide by 1296 into 6. So this into 7, 240 into 7 कितना होता है, 24 into 7 is 168. So this will be 16807 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1296 into 6. इवन 1300 into 6 भी होगा 7800, 1300 into 6 होगा 7800। तो सिर्फ इतना भी तुमने देख लिया तो जान रहे हो न्यूमरेटर हमारा डबल से कहीं ज्यादा है 7800 की, जबकि हमने नंबर को बड़ा किया है तो क्लियरली ये नंबर हमारा 2 से ज्यादा है। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा, 1300 से 4 कम है तो 24 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 7776, दैट विल बी डिनोमिनेटर। क्लियरली ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 years में द अमाउंट विल बी मोर देन 2 times ऑफ इटसेल्फ। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके अब एक दो बातें समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद में। वन थिंग इज सक्सेसिव चेंज हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वी नो कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रेट परसेंट है x% फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर, और y% है फॉर सेकेंड ईयर। रेट परसेंट x% है फर्स्ट ईयर के लिए, y% है सेकेंड ईयर के लिए, तो ओवरऑल इंक्रीज हमारा कितना आएगा? ओवरऑल इंक्रीज विल बी, सक्सेसिव चेंज है क्योंकि x% इंक्रीज हो रहा है, पहले ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा मिल रहा है हमको और सेकंड ईयर y% से हो रहा है। जैसे ही फर्स्ट ईयर x% इंक्रीज होगा तो हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब ये जो y% मिलेगा ये x% के ऊपर मिलेगा, एडिशनल मिलेगा, इजंट इट सो? तो प्रिंसिपल अगर हमारा p है तो फर्स्ट ईयर के बाद में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट विल p इंटू 1 + x/100। और सेकेंड ईयर अब जो है y% का इंक्रीमेंट मिलेगा ये इस बेस पे मिलेगा बिकॉज दिस इज नाउ आवर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो the amount for second year will be this value, this principal multiplied by 1 + y/100। ठीक है, बट इसी बात को शॉर्ट में समझिए, परसेंटेज में जैसे हमने बात समझा है तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में हमारा क्या होगा, x% फिर y% का इंक्रीज है तो x + y + xy/100% का इंक्रीज होगा ओवरऑल। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें x% मिलता प्रिंसिपल, अगर हमारा p था या फिर 100 था, मान लो 100 था प्रिंसिपल हमारा, तो 100 पे फर्स्ट ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलता, x मिलता, और सेकंड ईयर में कितना मिलता, y% मिलता, बट प्रिंसिपल 100 जो इनिशियल था उसका ही मिलता, तो यानी कि y इंटरेस्ट मिलता। तो x मिलता फर्स्ट ईयर में, y मिलता सेकंड ईयर में, तो x हमारा सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का और y सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड ईयर का। बट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ओवरऑल कितना है, 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के हमारा हो रहा है, टोटल 2 years का मिला के हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा x + y + xy/100। ठीक है, और इसमें से x इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, y इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, और xy/100 ये हमारा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर 2 years, बिकॉज यही तो डिफरेंस है, इसी की वजह से सारा फर्क आ रहा है। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है, SI फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, और ये डिफरेंस आ रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years का। ठीक है,
क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर 3 इयर्स के लिए हमें दिया हो तो भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि जरूरत पड़ेगा ऐसा तो इस्तेमाल करेंगे। X% फॉर द फर्स्ट ईयर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, Y% फॉर द सेकेंड ईयर है, एंड Z% फॉर द थर्ड ईयर। इन दैट केस टोटल हमारा ओवरऑल चेंज आएगा, ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई बाई 100 प्लस वाई जेड बाई 100 प्लस जेड एक्स बाई 100 एंड प्लस एक्स वाई इंटू जेड डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। दिस विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जहां पे कि x हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, y होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, z होगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, and then this is difference of compound interest for 3 years minus simple interest for 3 years. ठीक है, okay, now let us say we've been given principal is 10,000 rupees, रेट परसेंट हमारा फर्स्ट ईयर के लिए है 8% और 8% सेकेंड ईयर के लिए है हमारा 9%, and we need to find out the difference between compound interest for 2 years and simple interest for 2 years. So the difference will be xy by 100% of principal, xy by 100% of the principal, x है 8, y है 9, तो 8 into 9 by 100 यानी कि 0.72% of 10,000। ठीक है, तो दिस विल बी 72 by 100 into 10,000। क्लियर है? ओके, सो दैट विल बी कितना वैल्यू आ जाएगा? 1% होता है 100, दिस इज 0.72%, दिस विल बी 72 रुपीज। 72 rupees will be the answer. That will be our difference for 2 years. Questions करते हैं अब इस पर बेस्ड कुछ। First question, difference between compound interest and simple interest on a sum of money lent for 2 years at 10% is rupees 82.50. So you have to find the sum. Compound interest हमारा 10% के हिसाब से 2 years में कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, और उनके बीच का डिफरेंस हमें गिवन है, तो सम की वैल्यू या प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। तो 10% पर एनम इज अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर सेम है, अच्छा एक बात ये मिस हो गई थी, तो अगर हमारे दोनों एक्स और वाई दोनों ही सेम है तो फिर हमारा चेंज क्या होगा, दैट विल बी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर बाई 100, यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। ये 2x हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 2 years का, और एक्स स्क्वायर बाई 100%, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ये CI और SI का डिफरेंस है हमारा। ओके, सो इस केस में हमारा 10% ही रेट परसेंट है दोनों ईयर्स के लिए, तो डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है, डिफरेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100%, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर बाई 100%। तो 10 स्क्वायर बाई 100 यानी कि 100 बाई 100, 1% विल बी द डिफरेंस, और 1% की वैल्यू हमें गिवन है 82.50 रुपीज। तो क्लियरली प्रिंसिपल विल बी 100 टाइम्स 100% होगा, तो प्रिंसिपल विल बी 8250 रुपीज। 1% है 82.50, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8250 रुपीज। क्लियर? Next question. An amount of rupees 24,000 is divided in 2 equal parts and deposited in 2 banks at the same rate of interest 20% per annum. First bank calculates the simple interest on the principal while the second bank does annual compounding. यानी कि first bank में हमें simple interest मिल रहा है, second वाले में compound interest मिल रहा है। Find the difference in the total amounts received at the end of 2 years. 2 years के end में कितना अमाउंट रिसीव होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट है टोटल हमारा 24,000 एंड दिस इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही पार्ट्स हमारे 12,000 होंगे। तो प्रिंसिपल 24,000 नहीं है, 12,000 है दोनों ही पार्ट्स के लिए। प्रिंसिपल इज सेम फॉर बोथ द पार्ट्स। प्रिंसिपल का सेम होना बहुत जरूरी है अगर डिफरेंस निकाल रहे हो इस तरह से, इस टाइप का क्वेश्चन है तो, ठीक है। अदरवाइज हमें ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल तो सेम है। फर्स्ट केस में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही केसेस में है। तो फर्स्ट केस में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2 ईयर्स के लिए कितना होगा, दैट विल बी 40%। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का कितना होगा, क्योंकि सेकंड केस में भी इंटरेस्ट का रेट तो 20% ही है, बट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 ईयर्स में कितना मिलेगा, 2 टाइम्स 20 प्लस 20 इंटू 20 यानी कि 400 बाई 100, तो प्लस 4, दैट विल बी 44%।
44%, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 40% और 44% सेम प्रिंसिपल के लिए है, तो हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। डिफरेंस हमारा है 4%, डिफरेंस इज 4%। और अमाउंट्स में डिफरेंस भी वही आएगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल पहले और दूसरे केस दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। और 40% वैल्यू भी सेम होगा, जब प्रिंसिपल सेम है तो 40% और प्रिंसिपल भी तो सेम ही होगा। द ओनली थिंग दैट इज एक्स्ट्रा इज 4% ऑफ प्रिंसिपल, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यही डिफरेंस आ जाएगा 4%, 4% यानी कि 1/25। तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 24,000/25, सॉरी 12,000/25। 12,000 हमारा अमाउंट है, 12,000/25। तो 120 इंटू 100/25, 120 इंटू 4, 480 रुपीज आ जाएगा। या फिर 120 हमारा 1% है, 4% निकालना है हमको, दैट विल बी 480 रुपीज। क्लियर है ये बात? ठीक है, 120 1% था हमारा, 4% कैलकुलेट करना था, तो दैट विल बी 480 रुपीज, 480 रुपीज। टोटल अमाउंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में टोटल अमाउंट नहीं निकालना है, अनलेस कि हमारे अमाउंट्स डिफरेंट हैं, तो फिर बात अलग है, तब फिर निकालने पड़ेंगे। अदरवाइज सेम है तो फिर क्लियरली हमें पता है कि ये चाहे सेम, हमें सिर्फ एग्जैक्टली CI 2 ईयर्स का और SI 2 ईयर्स का डिफरेंस निकालना हो, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और हो, बट पूछा तो अल्टीमेटली वही है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 ईच, 18,000 ईच इज डिपॉजिटेड इन 2 बैंक्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% पर annum। देखो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज वेरिएशन इसलिए रखा है तो तुम्हारे लिए एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आया, जब तुम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो तुम लैंग्वेज से समझते जाओ। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज सिमिलर होगी, क्वेश्चन सिमिलर है, बट लैंग्वेज अलग अलग होने से चीजें बदल जाती हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 24,000 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो दोनों पार्ट हमारे 12,000 थे। यहाँ पे 18,000 ईच डिस्ट्रीब्यूट किया है, दोनों पार्ट्स हमारे 18,000 रहेंगे, ठीक है। दो अलग अलग बैंक में डिपॉजिट किया है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50% पर एनम। पहले बैंक में कैलकुलेट कर रहा है क्या, कंपाउंडिंग है सेमी एनुअल, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, रेट परसेंट 50% है, बट कंपाउंडिंग सेमी एनुअल यानी कि हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रहा है। सेकंड बैंक में एनुअल कंपाउंडिंग है, तो कंपाउंडिंग विल बी इन अ ईयर। तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइन, 18,000 इस बार अमाउंट है दोनों ही केसेस में। जहां पे एनुअल कंपाउंडिंग है और एक साल के एंड में ही मामला पूछ रहा है, तो एनुअल कंपाउंडिंग वैसे ही है जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो, क्योंकि कंपाउंडिंग जब स्टार्ट होगा दूसरे साल में स्टार्ट होता है, पहले साल में तो सिर्फ और सिर्फ 50% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो फर्स्ट केस में 50% इंटरेस्ट मिलेगा हमको, भाई एक ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, दैट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट, 50% मिलेगा। सॉरी सेकंड केस में, फर्स्ट में तो फर्स्ट में कंपाउंडिंग अपनी सेमी एनुअल है, सेकंड वाले केस में हमें मिलेगा 50%। फर्स्ट वाले केस सेमी एनुअल है तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 25% पर 6 मंथ्स, और दो टाइम पीरियड में हो रहा है, दो टाइम पीरियड में हो रहा है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 25 + 25 प्लस 6.25%, यानी कि 56.25%, दैट विल बी आवर इंटरेस्ट। और सेकंड केस में आ रहा है 50%। हमें क्वेश्चन पूछना है डिफरेंस इन द टोटल अमाउंट्स, तो प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा ये जो परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है हमारा इफेक्टिवली, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे हमें सिर्फ क्या देखना था, 50% को दो पार्ट्स में किया, 25 25, और जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज XY इंटू 100 या फिर X² इंटू 100, क्योंकि X और Y दोनों सेम है, यानी कि 25 इंटू 25/100, 6.25% का हमारा डिफरेंस आने वाला है। ओनली दिस विल बी द डिफरेंस इन बोथ द अमाउंट्स फाइनली आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। 6.25% इज नथिंग बट 1/16 ओनली, ये हमारा 1/16 ही तो होता है। तो प्रिंसिपल का 1/16 बस कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल बी द डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18,000 डिवाइडेड बाई 16। ओके, 18,000 को वैसे भी देख सकते हो, दिस इज 16,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाई 16, 16,000/16 इज 1,000, और 2,000/16 कितना होगा, 1,000/8 होता है 125, 2,000/16 इज ऑल्सो 125, 1600 प्लस 400 125 आ गया। तो दिस इज 1125 रुपीज। वैसे भी कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बट पार्ट्स में देखना शुरू कर दोगे तो और भी आसान है। तो 1125 रुपीज हमारा डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द टोटल अमाउंट्स रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between compound interest and simple interest on a principal deposited for 2 years at 15% per annum is rupees 1270.75 less than the principal. So you have to find the value of the principal amount.
डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ऑन प्रिंसिपल डिपॉजिट फॉर 2 years एट 15% पर annum, द डिफरेंस इज ₹1270.75 लेस देन द प्रिंसिपल. डिफरेंस इज ₹1270.75 लेस देन द प्रिंसिपल. डिफरेंस क्या आएगा? 15% पर annum रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना आने वाला है? 2 years के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 years के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 100, रेट परसेंट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100. तो 15 का स्क्वायर बाई 100 यानी कि 2.25%. 225/100 था, 2.25% की वैल्यू है. ठीक है. सो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि दिस 2.25% और प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 100% होगा. तो 100% और 2.25% के बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है. डिफरेंस कितना आएगा? दिस विल बी 97.75% एंड दैट वैल्यू इज गिवन. दिस वैल्यू इज 1270.75 रुपीज. तो हमें निकालना है प्रिंसिपल क्या होगा, 100% की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. ऑप्शन हमें गिवन है, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेके भी हम चल सकते हैं. ठीक है. 97.75 इज वेरी क्लोज टू 100%, तो एक अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं. ठीक है. अप्रोक्सीमेशन अगर हम लें तो 97.75 से 100 के आसपास है. अगर ये 100 होता तो हमारा अमाउंट कितने टाइम्स होता है? 1270.75 यानी कि 12.7 टाइम्स हो रहा है. तो उससे स्लाइटली लार्जर वैल्यू होगा बिकॉज दिस इज लेस देन 100, यानी कि ऑलमोस्ट 13 के आसपास का वैल्यू होगा. यानी कि 1 यूनिट और 1% शुड बी ऑलमोस्ट 13 के आसपास होगा 1%. इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? बट बहुत एग्जैक्ट हम यहाँ पे एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे. I mean, मुझे तो दिख रहा है 13, बट ऑप्शंस जो है बहुत क्लोज है, तो तुम शायद एस्टिमेट उतना एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे होल्ड पे रखते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है. चीजों को हम सिंप्लीफाई करते हैं. इस डेसिमल को हटाएंगे, दोनों तरफ से डेसिमल अपना हट जाएगा, उड़ जाएगा. 25 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरे को. 25 से कितना टाइम्स जाएगा? 25 3 ज़ा 75, फिर बच गया अपना 227 बच गया, तो जाएगा 9 टाइम्स और फिर 1 टाइम्स, 391 यूनिट्स हो गया. और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 25 से 5 टाइम्स 125, 20 बचा, फिर 0 हुआ, 207 8 टाइम्स जाएगा, तो 5083 वैल्यू आ गया. ठीक है. ये चीज हम स्टार्ट में भी कर सकते थे बिकॉज 2.25% हमें गिवन था, विच इज नथिंग बट 2 and 1/4% और 9/4%, या फिर 9/400 हमारा इंटरेस्ट है. तो अगर 400 पे 9 हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि बचा कितना? डिफरेंस कितना आ रहा है 400 और 9 के बीच में? 9 इंटरेस्ट है, 400 हमारा टोटल प्रिंसिपल है, और हमें डिफरेंस ही गिवन है. तो 391 यूनिट्स की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन थी 1270.75. ठीक है. तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहाँ पे कि 391 इज इक्वल टू 1270.75. बट यहाँ पे बात अलग होगी. इस क्वेश्चन में ये चीज अलग है, यहाँ पे अलग है, बिकॉज यहाँ पे हमने 391 कब माना है? जबकि 400 हमारा प्रिंसिपल है, जबकि 400 हमारा प्रिंसिपल है. ठीक है. तो यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू हमें पता लगानी है. यहाँ पे चीजें कंपेयर करना इज मच मोर इजियर बिकॉज 391 इज क्लोज टू 400. हमारा वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो 9 यूनिट्स हमारा कितना होगा? 27 से लेकर 36 के बीच में वैल्यू होगा. 9 यूनिट का वैल्यू हमारा 27 से लेकर 36 के बीच में होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज 391 इंटू, अगर हम 3 करेंगे तब वैल्यू छोटा आएगा 1270 से, और इंटू 4 कर दोगे तो वैल्यू काफी बड़ा आ जाएगा. तो 3 से 4 के बीच में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा आ जाएगा 391 इंटू जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जिससे हमारा 1270.75 मिलेगा. तो ये वैल्यू जैसे ही हमें समझ में आता है कि 27 से 36 के बीच में है. अगर 27 वैल्यू होता तो 1270 प्लस 27 दैट विल बी 1297, यानी कि अमाउंट हमारा 1297 से बड़ा होगा. दूसरी बात यह है अमाउंट हमारा 1270 प्लस 36 यानी कि 1306 से छोटा होगा. तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि हमारा अमाउंट 1297 से 1306 के बीच में है. तो क्लियरली ऑप्शन बी ही आंसर हो सकता है, और कोई आंसर होना पॉसिबल ही नहीं है. नो अदर आंसर ऑप्शन इज पॉसिबल. क्या ये समझ पा रहे हो अप्रोच इस क्वेश्चन में? ठीक है. बाकी इस क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, वैल्यूज ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सॉल्व हो जाएगा. बट अप्रोक्सीमेशन हम चीज़ों को कर पाए तो हमारा टाइम बचेगा. ओके. तो 391 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा? 13 से जा नहीं रहा है, 7 से जा रहा है क्या? ना 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 तो पॉसिबल ही नहीं है. 17, हाँ 17 से क्लियर हो रहा है, 17 से क्लियर हो रहा है. 17 2 34 और 23 हो गया. यहाँ पे 17 2 34 168, 9 टाइम्स जाएगा 153, फिर 9 टाइम्स जाएगा तो 23 से फिर से एक बार जाएगा 23 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 1 23 13. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 के बराबर. तो क्लियर अमाउंट इज 1300. ठीक है. क्लियर है. तो आंसर अपना आ जाएगा ₹1300 विल बी द प्रिंसिपल. ओके. ठीक है. बीच बीच में थोड़े थोड़े हल्के हल्के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी करते चल रहे हैं, सो दैट तुम्हारा कैलकुलेशन के साथ भी जो कंफर्ट है वो बढ़ता जाए. अपने एंड पे भी इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना है, और बिल्कुल डरना नहीं है कैलकुलेशन से. धीरे धीरे तुम कंफर्टेबल फील करोगे कैलकुलेशन के साथ में. अपना टाइम लो, थोड़ा समय लो, बट कैलकुलेट जरूर करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 फॉर 3 years at 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर थर्ड ईयर विल बी वॉट? फर्स्ट ईयर में 8%, सेकेंड ईयर में 10%, 12% थर्ड ईयर में है, तो हमारा कितना टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? ओके ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब अगर हम 2 years का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 8 और 10, पहले 8% है, 10% है और 12% है, तो किन्हीं दो वैल्यूज को हम चूज कर लें। अगर हमने 8 और 10 को चूज कर लिया, 8 + 10 + 8 × 10 / 100 दैट विल बी 0.8, so this becomes 18.8% ओवरऑल, और 12% का अलग से है। अब इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करेंगे तो 18.8% 12% से क्या हो जाएगा? 18.8 + 12 + 18.8 × 12 / 100, तो ये वैल्यू तो आ गया 30.8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आएगा? 18.8 × 12, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18 × 12 होगा 180 + 36 216 आ जाएगा, प्लस 12 × 0.8 कितना होगा? 12 × 0.8 96, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9.6, तो दिस विल बी 225.6 डिवाइड बाई 100, यानी कि 2.256% आ जाएगा। दिस विल बी 2.256%, टोटल आ जाएगा 33.056%। दिस विल बी और वैल्यू 33.056%, ठीक है। और किसका है? प्रिंसिपल है हमारा 5,000। ओके, अगर प्रिंसिपल 10,000 होता, अगर प्रिंसिपल 10,000 होता तो कितना आता? दिस वैल्यू वुड हैव बीन 33056। अगर प्रिंसिपल हमारा 10,000 होता तब ये वैल्यू कितना आता? 33.056% ऑफ 10,000, तब ये होता 3305.60 रुपीज, बिकॉज 1% होता 100, ठीक है। 100 इंटू 33.056 3305.60 रुपीज होता, बट प्रिंसिपल हमारा जस्ट हाफ है तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 1650 + 2.8, यानी कि 1652.80। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चाहते तो ओवरऑल 3 को एक साथ भी एस्टिमेट कर सकते थे, ठीक है। कैसे करते? x + y + z फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। तो 8% + 10% + 12% + 8 × 10 से आएगा 0.8%, + 10 × 12 से आएगा 1.2%, और +8 × 12 से आएगा 0.96%। लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे 8% का 10% का 12%, ठीक है। सो दैट विल बी 8 × 10 80 × 12 960 by 10,000, ठीक है। 960 by 10,000, तो दैट विल बी 96 by 1000, तो 0.096%। ये वैल्यू आ रहा है 8 + 10 18 + 12 30%, 32%, 32% तो ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे आ गया। 32% कितना आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किए हैं के बाद में चीज़ें ठीक है, ठीक है। 32% हमारा वैल्यू आ रहा है 5,000 का, दैट विल बी 1600, और प्लस दिस इज 1.056%, तो 1% इज 50, और 50 के बिल्कुल आसपास उसके बाद में कितना बच रहा है अपना? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1652.80। बाकी एक्यूरेट वैल्यू भी आ जाएगा, बिकॉज 5,000 इज वेरी सिंपल अमाउंट, इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बट समझ पा रहे हो इस चीज को कि हमारा 10.56 × 5 यानी कि 52.80 विल बी द अमाउंट, तो 1652.80 रुपीज विल बी द आंसर। दोनों मेथड एक जैसे ही है, दोनों में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। जिस भी मेथड से चाहो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी इस टाइप का ले ले, जहाँ पे कि 3 years में हमें डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट के वैल्यूज गिवन था। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है। सो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस सेशन में वो तुम्हें समझ में आएंगे, पसंद आए होंगे। अगर सेशन समझ में आया है, चीजें पसंद आई हैं, तो डेफिनेटली सेशन में अपना फीडबैक जरूर देना है, अप्रिशिएट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है सेशन को। अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर देना, ओके। और नेक्स्ट सेशन से मे विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि बेसिकली सबसे अच्छा मेथड है सॉल्व करने का, जहां से कि सारी तरह की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, और मेरा फेवरेट मेथड भी है। तो उस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहां पे कि हम बेसिकली वो मेथड अप्लाई करके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ड्रॉबैक रहता है, देखो हर एक क्वेश्चन हम इतने सारे मेथड्स क्यों सीख रहे हैं, मल्टीपल मेथड्स क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज हर मेथड में कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। जब कैलकुलेशन हमारी कई बार काफी मुश्किल हो जाएगी किसी मेथड से, तो वहां पे प्रेफरेबल है किसी और मेथड को हम यूज करें। प्रैक्टिस से ही हमें समझ में आएगा कहाँ पे कौन सा मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, और इसीलिए हम मल्टीपल मेथड सीख रहे हैं।
ठीक है, अगर तुम नहीं सीखोगे, एक ही मेथड को हर जगह काम करने की कोशिश करो, हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो कई बार सॉल्व हो जाएंगी चीजें तुम्हारी, बट क्वेश्चंस टाइम ज्यादा लेंगे और कई बार अटक भी जाओगे कुछ क्वेश्चन में जो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक मेथड हर जगह फिट नहीं होगा, हर मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर ही रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सेशन में, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।